नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। मुद्दा आपका में आज बात लोकसभा में हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर पर हुई चर्चा की। आज लोकसभा में जो बहस चली वो सिर्फ किसी तकनीकी प्रक्रिया या प्रशासनिक कार्यवाही पर नहीं थी। आज देश की सबसे बड़ी ताकत यानी जनता का वोट, उसकी पवित्रता और उसकी सुरक्षा पर चर्चा हुई। आज सदन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और व्यापक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हुई। वो सुधार जो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाते हैं। हमारे यहाँ एक चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीन का मामला नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों का मामला है और इसी वजह से आज लोकसभा में तमाम सवाल उठे और हमने एक उम्दा चर्चा को देखा। क्या हमारे वोटर लिस्ट उतनी ही साफ है जितना हमारा लोकतंत्र दावा करता है? क्या वोटर रजिस्ट्रेशन, बूथ लेवल वेरिफिकेशन और चुनावी पारदर्शिता उतनी मजबूत है जितनी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मशीनरी की होनी चाहिए? और आज का माहौल यही बताता है कि देश सुधार के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां हर वोटर का नाम सही हो, हर वोट सही मतदाता डाले, हर बूथ तक सही जानकारी पहुंचे और पूरा चुनावी सिस्टम पारदर्शी तरीके से काम करे। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में हर 5 साल में करीब 97 करोड़ वोटर, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन और 11 लाख से ज्यादा पोलिंग पर्सनल चुनाव में उतरते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन अगर वोटर रोल में एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाए तो जो परिणाम की लेजिटिमेसी है उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए आज लोकसभा में यह संदेश साफ सुनाई दिया कि चुनाव से परिणाम का खेल नहीं, भरोसे का खेल है। आज मुद्दा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ है ओपी रावत जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ओपी रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब। एक तरह से मैं चर्चा की शुरुआत करूं ओपी रावत जी, पहले मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। लोकसभा में आज हमने देखा एक लाइन बहुत उभरी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व की सबसे मजबूत वोटर लिस्ट का भी हकदार है। भारत में हम देखें समझे तो 96 देशों की कुल आबादी से ज्यादा वोटर हैं, लगभग 97 करोड़ वोटर हैं। भारत में जब 2019 का चुनाव हुआ तो 60 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट या इरेगुलर एंट्रीज हटाई गई थी। क्या ये तथ्य नहीं बताता कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनकी जरूरत हमारे देश में समय समय पर पड़ती है? और एसआईआर जैसे अभियान को आप कैसे देखते हैं? ये कितना जरूरी टूल हो जाता है? और एक तरह से जो लोकतंत्र हमारे देश में है, चुनाव सुधारों की चर्चा अपने आप में क्यों अहम हो जाती है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव की जो पारदर्शिता है ये तभी सुनिश्चित हो सकती है जबकि मतदाता सूची प्योर हो, शुद्ध हो। दूसरे जितनी भी चीजें चुनाव को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं, मनी हो, मसल हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो और दूसरी चीजें फेक न्यूज, पेड न्यूज, ये सब हो, इन सब से हम कैसे निपट लेते हैं, उससे ही हमारे चुनाव का जो ट्रांसपेरेंसी है सुनिश्चित होती है। इसलिए चुनाव सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि जो चर्चा है उसमें कई अहम बिंदु जो है वो उभर कर आए हैं। एक तरह से डॉक्टर मनोज कुमार, हम देखें तो अमेरिका, यूके और फ्रांस हर चुनाव से पहले वोटर रोल्स की डीप क्लीनिंग मैंडेटरी करते हैं। भारत तो इतना बड़ा लोकतंत्र है, भारत में एसआईआर या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, क्या एक तरह से उसी वैश्विक मानक की तरफ एक निर्णायक कदम के तौर पर माना जा रहा है? क्या भारत का चुनावी तंत्र अब ग्लोबल डेमोक्रेसीज के बेंचमार्क पर खुद को लाने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रीति जी, बिल्कुल सही आपने जो सवाल किए हैं। बेसिकली भारत का जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है और हम सब जानते हैं कि वो आर्टिकल 324 और 326 के दोनों के कारण ये सारा चीजें एग्जीक्यूट होती है। और ऐसा नहीं है कि एसआईआर भारत में पहली बार हो रहा है, ये मुझे लगता है कि 13वीं बार किया जा रहा, 13 बार हो चुका है और 1950 में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो बेसिकली ये 2002-3 के बाद से अभी 2025 में किया जा रहा है। और बेसिकली बिहार में जो चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में जिस प्रकार से लगभग 68 लाख लोगों का जो नाम कटिंग हुआ, उसके चलते जो भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन रेज करने शुरू हुए। और आप खुद समझ सकती हैं कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके से मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरीके से अगर लोकतंत्र को हमें स्थापित करना है और इसको डे बाय डे और मजबूत करना है तो मतदाता सूची का
एक तरीके से रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है ये मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत लगभग 78 साल से 1947 में देश आजाद हुआ और 50 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया और उसके बाद से जो चुनावी प्रक्रिया हमने अपनाई की है, तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने उस समय से लेकर अभी तक डे बाय डे अपने आप में बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है, हर लेवल पे इंप्रूवमेंट किया। और इसीलिए जैसा कि आपने बताया कि लगभग 97 करोड़ जो वोटर्स हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक मानव का एक समूह है, और उसको एक समय पे चुनाव कराना, तो चुनाव आयोग अपने आप में भी रिफॉर्म कर रहा है। और जिस तरीके से इस 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी और खास करके डिजिटल का जो युग चल रहा है, उसमें भी इन सब सारे चीजों को समाहित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र है, ऑब्वियसली 78 साल से हमने यात्रा की है, और अभी जैसे आपने सवाल किया कि इस ग्लोबलाइजेशन में आज हम वर्ल्ड के सामने जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है, तो उसमें ये अपने आप को प्रूव करते हुए दिख रहा है। क्योंकि जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो वर्ल्ड की बहुत सारी एजेंसी आके इस चुनाव पे रिसर्च करती हैं, स्टडीज करती हैं कि भारत में लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित किया जा रहा है। और उसमें नो डाउट ऑब्वियस है कि इस देश में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होने के नाते हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने कुछ क्वेश्चंस जायज होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो कि इससे हम सबको बचना चाहिए। और इस देश का जो जनमानस है वो इन सब चीजों को समझता है। क्योंकि आप देखिए अभी बिहार का जो चुनाव हुआ, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग ने कितना पॉजिटिवली काम किया, और जिसके माध्यम से वो लगभग 10 से 12% का इजाफा हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। और जो भी छोटी मोटी जो कमियां हैं, और आज देखिए आज इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो भी इसमें जो लीकेज है, या जिस तरीके से जो लोग अपोजिशन पार्टी जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उसको तुरंत ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए। जी। रामकृपाल जी, जैसा एक तरह से डॉक्टर मनोज कुमार ने भी जिक्र किया कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगभग ये 13वीं बार है जो एसआईआर किया जा रहा है। एक तरह से 1950 से लेकर अब तक के सफर को समझें। आपका जो एक तरह से पत्रकार के रूप में सफर रहा है, मैं समझना चाहूंगी कि क्या इसी तरह की चर्चा, बहस हमें पहले देखने को मिली? क्या एक तरह से मैं कहूं, जिस तरह की कंट्रोवर्सी उठाने की लगातार कोशिश की गई, या जिस तरह की चिंताएं उठाने की बात कही गई है, जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, क्या हर बार यही हुआ है? आपको क्या लग रहा है? लोकसभा में यह भी कहा गया कि हम राजनीतिक टकराव कम करना चाहते हैं, चुनावी भरोसा बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या यह संकेत है कि भारत की पॉलिटिकल कल्चर अब ट्रस्ट बेस्ड रिफॉर्म्स की दिशा में थोड़ी मैच्योरिटी दिखा रही है? निश्चित रूप से। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि जो मैच्योर डेमोक्रेसी, मैं मानता हूं कि हम भी बहुत एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं। जैसे आपने पश्चिम की बात की, यूरोपियन कंट्रीज की, कि वहां हर चुनाव को होता है। देखिए हमारे यहाँ ये बहुत जरूरी हो गया है अब, क्योंकि पहले हमारे पास न तो संसाधन थे, न मोबाइल था, न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थी। ये बहुत मुश्किल, एक टीडियस काम होता था। इसलिए आप देखेंगे कि 22 साल के बाद ये हो रहा है। लेकिन अब अगर भारत के लोकतंत्र को पवित्र, या मैं कहता हूं कि सही ढंग से रखना है, सही एक निर्णय आए। क्योंकि देखिए मतदाता सूची, जैसा आपने कहा, कि एक रीढ़ है, जो कौन सी सत्ता, कौन पार्टी जीतेगी, इसका निर्णय मतदाता सूची से ही होता है, वही लोग वोट डालते हैं। तो पहली बुनियादी शर्त यह है कि हमारे संविधान ने वयस्क मताधिकार जो दिया है, उसका अंतर्निहित सबसे पहली बुनियादी शर्त है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। और जो चुनाव आयोग है, उसे यह जानने का पूरा हक है, क्योंकि वो उसी को मताधिकार का प्रयोग करने की इजाजत दे सकता है जो भारत का नागरिक है। और ये सभी पार्टियां इस बात को जानती हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि एसआईआर पर विवाद क्यों है। जो मुख्य पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फर्जी मतदान हुआ। फर्जी मतदान का मतलब है कि फर्जी नाम होंगे तभी तो हुआ। तो एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, और जब उसका शुद्धिकरण की बात आती है तब आप विरोध करते हैं। तो मेरा कहना है कि अब तो कोर्ट ने भी ये कह दिया, देखिए एसआईआर प्रक्रिया का अब कोई विरोध नहीं कर सकता। अब कई बार क्या बहाने उठते हैं कि साहब बहुत जल्दी मांगा जा रहा है, बड़ी जल्दी हो रही है, टाइम देना चाहिए, अभी क्यों हो रहा है, अभी बुआई का समय है, कटाई का समय है, फलाना समय है। देखिए इस देश में अभी बिहार के पहले कहा जाता था कि बिहार का चुनाव है इसलिए किया जा रहा है।
और अब तो सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि एक बिहार के चुनाव, जैसे हम चावल पकाते हैं तो दो चावल देख करके उसको हम टेस्ट करते हैं कि चावल पक गया है कि नहीं। बिहार में एसआईआर से जो शुद्धिकरण हुआ है इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब कह रहे हैं हाउस में से नाम डिलीट किए गए और सही नाम डिलीट किए गए हैं, डुप्लीकेट नाम थे। जो लोग, यानी इतना समझ लीजिए कि शमशान घाट से जो लिस्ट आती है जो उनके बारे में डेड है, आजकल हर जगह ये देना पड़ता है आधार कार्ड, वो नाम भी लिस्ट में है। अब आप सोच लीजिए। तो इसका मैं केवल यही कहता हूं कि मतदाता का शुद्धिकरण पहले मुश्किल था क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। अब आज की तारीख में हर 5 साल के बाद सांसद और विधायक सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं, चाहे वो लोकसभा से कर लें। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि एवरी 5 ईयर मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। और ये बड़ा टीडियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक बार जब इस प्रोसेस को आप कर लेंगे तो उसमें क्या है कि हर जगह पे आपको डिजिटली, अगर आप डेटा, हर जगह डेटा उपलब्ध है। दुनिया, हमारे देश में कितने लोगों की डेथ हुई है, जो ज्यादातर जो शमशान घाट पे जाते हैं सब जगह पे उसके आंकड़े होते हैं, जन्म और मृत्यु का। आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि रिफॉर्म जो अभी उदाहरण आ रहे हैं, जिस तरह से बंगाल के बारे में सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से बाकी है, आप ये मान के चलिए कि बहुत जरूरी है मतदाता सूची का शुद्धिकरण, उसी तरह से जैसे यूरोप में किसी भी इलेक्शन के पहले उसको किया जाता है। हालांकि अभी हमारे यहाँ चुनाव सुधार में एक ये भी चीज चल रही है कि एक स्टैंडर्ड मतदाता सूची बने, उसमें से जो लोग नए आ रहे हैं उनको जोड़ा जाए और जो लोग चले गए हैं कहीं या जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम ऑटोमेटिक डिलीट होता जाए। ठीक है। तो प्रोसेस अगर शुरू हो जाएगा तो ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट के चुनाव तक एक स्टैंडर्ड मतदाता सूची होगी, ये विवाद ही खत्म हो जाएगा बहुत हद तक। ठीक है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है और जिस तरह से आज पार्लियामेंट में बहस हुई, सारी चीजें हैं, लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के दायरे में है और चुनाव आयोग का ये अधिकार है, करना चाहिए। और मैं तो इसी रिक्वेस्ट पे करूंगा, मैं सबसे निवेदन करूंगा इस देश की सत्ता से और सारे लोगों से, पार्लियामेंट, पूरी संसद से, इस प्रक्रिया को हर 5 साल में इसको रिवाइव होना चाहिए। ठीक है। जैसा रामकृपाल जी भी कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ओपी रावत जी, ये चुनाव आयोग का अधिकार है और पूरे टास्क को, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम और गहराई से समझें तो जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत टीडियस टास्क नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2019 में इलेक्शन कमीशन ने 60 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट और डेड एंट्रीज को हटाया। एक तरह से क्या ये डेटा बता रहा है कि एसआईआर सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि चुनावी हाउसकीपिंग का सबसे ताकतवर हथियार है आप लोगों के लिए? और ग्राउंड ऑपरेशंस की स्केल को अगर हम समझें तो एसआईआर में 5.3 लाख बीएलओ, 7.6 लाख बीएलए, हजारों ईआरओ, एईआरओ तैनात हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन लेड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। इतने बड़े सिस्टम में कैसे आप समझाएंगे कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, एरर, प्रेशर, मैनिपुलेशन से कैसे निपटा जाता है? देखिए प्रीति जी, इसमें मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा रामकृपाल जी की बात में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत पहले से है। भारत देश पहला था जिसने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेट पूरे देश का तैयार कर लिया था और डुप्लीकेट हटाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ था कि आपको बिना एसआईआर, बिना समरी रिवीजन, डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा के आप डुप्लीकेट छांट सकते थे और उनको नोटिस देकर कि आपके नाम 7 जगह पर हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आप अपना मत देना चाहते हैं, वहां का छोड़कर बाकी सब डिलीट किए जाएंगे। तो ये सब प्रक्रियाएं 2017 से सतत चली आ रही हैं और मतदाता सूची का शुद्धिकरण लगातार होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। दूसरा, इंटेंसिव रिवीजन के लिए अगर समय पर्याप्त है, क्योंकि इसमें उन्होंने 2-3 चीजें जोड़ दी हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना, इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस लेना, इन्यूमरेशन फॉर्म में कई चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं उनको लोगों को सहायता देना, तीसरी चीज उसको अपलोड करना
तो अपने यहाँ जो नेटवर्क है, जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना बड़ा नहीं है कि बीएलओ कभी भी आए और उसको अपलोड कर सके। जब सब जगह के लोग अपलोड करना शुरू कर देते हैं तो जैसे कभी कोई बड़ा रिजल्ट निकलता है तो सर्वर बैठ जाता है, वैसी चीज अभी भी देखने को मिली, इसीलिए बीएलओ पर प्रेशर भी बढ़ा। तो इन चीजों के लिए अगर जैसे इस बार इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते समय बढ़ाया, अभी अगर ये पहले से ही होता और 1 महीने के बजाय 1.5 महीने होता तो शायद बीएलओ पर कोई प्रेशर नहीं आता और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने की ये एक्सरसाइज बहुत ही स्मूथली पूरी हो जाती। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, करना चाहिए, कानून में भी इसका प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा हक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कोई भी वोटर जो एलिजिबल हो, जो नागरिक हो, वो छूटे नहीं, और कोई भी इलीगल वोटर जो गलत है वो इसमें आए नहीं। तो ना छूटने वाली बात में क्या है कि जो गरीब है, अस्पताल में भर्ती है, बीमार है, अशक्त है, उसके पास तक इन्यूमरेशन फॉर्म का पहुंचना, उसको भरने में सहायता मिलना, उसका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा होना, ये सुनिश्चित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, जिसमें टाइम लग रहा है। तो अब शायद हो जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम और मिला है और 11-12 दिसंबर तक ये जमा हो सकेगा और जो शायद 14 दिसंबर को प्रकाशन होगा, तो मुझे लगता है इसमें पूरा हो जाएगा। पूरे विश्व में हमारा सबसे ज्यादा वोटर बेस है और हमारी मतदाता सूची सबसे ज्यादा शुद्ध है, हमें ये कहने में गर्व है। ठीक है डॉक्टर मनोज कुमार, अगर एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स और अर्बन वोटर के हिसाब से अगर समझें तो हर साल 1.5 करोड़ जो यूथ वोटर्स हैं वो सिस्टम में आते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिसिंग नेम्स हैं वो इसी एज ग्रुप में होते हैं। तो क्या एसआईआर के ज़रिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि यंग वोटर्स जो हैं वो शामिल हों ज़्यादा से ज़्यादा? अर्बन चैलेंज को लेकर अगर कहें तो लोकसभा रिकॉर्ड के मुताबिक अर्बन इंडिया में 12 से 15% एलिजिबल वोटर्स वोटर लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। क्या अर्बन माइग्रेशन वोटर रोल एक्यूरेसी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या भी बन जाता है कहीं ना कहीं? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, बेसिकली ये भविष्य के लोकतंत्र की तैयारी हो रही है। क्योंकि देखिए अभी 78 साल से भारत ने अपने लोकतंत्र को, अगर वो इमरजेंसी का 2 साल का पीरियड हटा दीजिए, तो बड़े ही अच्छे तरीके से रेगुलेट किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और अभी जो जिस तरीके से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है, ये बेसिकली पेपर पे हम भविष्य के लोकतंत्र को तैयार कर रहे हैं। और अभी आपने जैसे पहले पूछा था भूमंडलीकरण और यूरोपियन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए आज जो वोटर आईडी है उसको आधार से भी लिंक करने की बात हो रही है। और अभी रामकृपाल जी ने जो बात की, चुनाव आयोग ने इस चीज को एग्री हो गए कि हर 5 साल पे चुनाव इस चीज को करेगा, रिवीजन इस तरीके ये करेगा। और लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ऑब्वियसली कि जो रूरल और अर्बन का जो गैप है, इस गैप के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पे और हमेशा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहता है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को, गैप को दूर करने के लिए खास करके स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनको भी इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो या तो कॉलेज में होता है या फिर कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीजों को ऐड किया जाए, और चुनाव आयोग नो डाउट इस पे काम कर रहा है और बीच बीच में कैंपेन भी चलाते रहता है, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है इसको पूरा किया जा सकता है। और दूसरा एक चीज, अभी जिस तरीके से 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ वोटर का जो अभी जो डेट आया है 28 दिसंबर तक उनकी सूची अपडेट होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल चुनाव आयोग एक बिल्कुल प्रोफेशनल एजेंसी तो है ही, लेकिन अभी जिस प्रकार से इसके लिए क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, जिसके चलते उसके भी अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है और वो बिल्कुल टाइम फ्रेमवर्क में सारी चीजों को करके अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। अभी रावत जी ने जिस तरीके से बताया, ऑब्वियसली कि विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल अपने पास जो इलेक्टोरल वोट है, सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग अपने आप को डे बाय डे जिस तरीके से जनता के सामने और जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, उससे हमारे लोकतंत्र की और मजबूती बढ़ेगी। और जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसमें आप वोटर्स में हमारे जो जेंडर रेशियो है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो खास करके जो बिहार के जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का जिस तरीके से लगभग 10 से 11% का मतदाता जो बढ़ा है, ये अपने आप में दिखाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में 2 तरह का आपको दिखेगा, अर्बन और रूरल का। जो अभी आपने जो सवाल किया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसमें सफल हुआ है। और ये अगर इस तरीके से जो 51 करोड़ मतदाताओं का 12 राज्य में जो अभी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ये लोग ठीक कर लेगा और इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो गैप है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। जी प्रीति जी, ठीक है। और रामकृपाल जी, एक तरह से अगर इसको समझें तो ईवीएम और वीवीपीएटी पर तो नेशनल डिबेट होते हमने देखी हैं, अगर मीडिया लेंस से थोड़ा सा समझा जाए, लेकिन वोटर रोल इंटीग्रिटी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता।
क्या वास्तविक सुधार एक तरह से समझे तो वोटर डेटाबेस में है, ना कि मशीन्स की पॉलिटिक्स में? और ऑपोजिशन का ये दावा रहा है कि रिफॉर्म्स बायस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि सरकार कहती है कि प्रोसेस को पारदर्शी और साफ करने की कोशिश है। जनता के नजरिए से जनता इस टकराव को कैसे पढ़े, इंटेंट से या एविडेंस से? जनता इसमें क्या चाहती है, इससे तो आप बिहार का जो नतीजा आया है उससे से आप समझ सकते हैं कि वहां पे तो बाकायदा इसी को कंप्लेन किया गया कि वोट चोर, गद्दी चोर और पता नहीं क्या क्या चीजें हुई। तो उसके बाद के जो नतीजे हैं लोकतंत्र में, तो यही होता है कि देखिए, जनमत, जनता इसको बहुत अच्छी तरह से, हर वोटर जहां भी आप जाइए बहुत अच्छी तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताऊं, व्यक्तिगत रूप से किसी के जीवन में लोभ मोह सब कुछ हो, लेकिन जब एक सामुदायिक, एक राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो हर आम आदमी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसे बंद किया जाए, रोका जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा, सब लोग चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल शुद्ध हो। जैसे रावत जी बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत पुराना है, केवल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है। आज जैसे कल्याण बनर्जी ने एक बात वहां उठाई थी कि होता क्या है कि ग्रामीण में अभी हमारे यहाँ क्या है कि वाईफाई का सिस्टम जैसे अब हालांकि बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या होता है कि जैसे आप जाएं कहीं किसी जगह पे, बहुत जगह पे नेट कनेक्टिविटी अभी सुदूर में बड़ी मुश्किल है, तो थोड़ी सी परेशानी उसमें आती है। तो बिल्कुल सही है, मेरा ये कहना है कि जो भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, हमें एक मदद मिल रही है और भी अच्छी तरह से चीजों को जोड़ने की। जैसे आज की तारीख में आप देखिए, मनरेगा है, अब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उसकी भी एक लिस्ट होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिनको राशन मिल रहा है, अगर वो भारतीय नहीं है तो वहां भी रुकेगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपको ताजुब होगा कि बिहार में 42 जब ये हुआ था तो करीब 42 लाख जो फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और जब एसआईआर होने लगी तो लोग कहने लगे नहीं नहीं, सब ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे ही मनरेगा में वहां फर्जी लिस्ट पकड़ी गई। तो जो लोग नहीं है, तो इसी तरह से अगर मनरेगा की लिस्ट फर्जी थी, आपकी राशन कार्ड की लिस्ट फर्जी थी, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन, ये जो मतदाता सूची है उसमें ज्यादा ही फर्जीपन होगा, क्योंकि इतने दिनों से। तो ये जो चीजें हैं, ये चुनाव सुधार की सबसे मुख्य चीज है कि कम से कम वोट वो डाले जो भारत का नागरिक हो। किसी विदेशी नागरिक के बूते अगर उसके वोट से कोई सरकार जीतती है, कोई पार्टी जीतती है, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ओपी रावत जी, एक तरह से हम देखें तो भारत के कई राज्यों में जो वोटर रोल्स हैं उसमें 2 से 3% डेड वोटर्स पाए गए थे। ये जो तमाम एंट्रीज होती हैं, ये चुनाव परिणाम को कैसे डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, और एसआईआर इन्हें हटाने की प्रक्रिया को कैसे मजबूत कर रहा है? लोकसभा में जैसे कि आज कहा गया कि क्लीन वोटर लिस्ट, क्लीन मैंडेट, क्लीन वोटर लिस्ट इज इक्वल टू क्लीन मैंडेट। तो आपके अनुभव में ये जो समीकरण है कितना एक्यूरेट है, और वोटर रोल की सफाई का सीधे चुनाव परिणाम की लेजिटिमेसी पर कितना प्रभाव पड़ता है? वोटर रोल की प्योरिटी जो है वो चुनाव परिणाम का फाउंडेशन होती है, और इलेक्शन कमीशन हमेशा ये सुनिश्चित करती है, कानून में भी ये प्रावधान है कि हर इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन वोटर रोल का शुद्धिकरण करेगी, और इलेक्शन कमीशन सदैव हर इलेक्शन के पहले इसका शुद्धिकरण करती रही है। 2023 में जो शुद्धिकरण हुआ वो तो रिकॉर्ड ऐतिहासिक है, क्योंकि उसमें नए वोटर जुड़ने के बाद भी सारे वोटर में से वोटर कम हुए, इलेक्टोरल रोल में कोई वोटर बढ़े नहीं। तो यह शुद्धिकरण सतत प्रक्रिया है और सदैव होती रही है, और बहुत अच्छी तरह से होती रही है। जो मृतक हैं उसमें अभी हमारे जो सभी नागरिक हैं उनमें इतना ज्यादा लॉ कंप्लायंस का वो नहीं आया है जुनून, कि अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर वो इलेक्टोरल रोल बनाने वाले बीएलओ तक पहुंचाएं, जिससे कि वो उसका नाम कट सके। इसीलिए जो डेड डुप्लीकेट वोटर हटाने का काम जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए इलेक्शन कमीशन ने 2017 से करना शुरू किया, और काफी संख्या में इनको हटाया है कि उसमें जो पोलिंग पार्टी है
वो अलग अलग दफ्तरों के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, एक दूसरे से कभी मिले नहीं होते हैं, उनमें कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता, और सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में बैठे होते हैं। तो अगर नाम है भी तो भी कोई उसके जगह वोट नहीं डाल सकता, भले ही वो डेड वोटर का नाम उसमें हो। तो मुझे नहीं लगता कि उससे अपनी चुनावी प्रक्रिया किसी भी तरह से प्रभावित होती है। ठीक है। और डॉक्टर मनोज कुमार, क्योंकि समय कम है, क्या अभी भी कोई आप चैलेंज देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एक तरह से कोई ऐसा मिसिंग पिलर है जो होना चाहिए, या और किसी तरह का चैलेंज देख रहे हैं? और एक तरह से क्या आप माने कि अब जो एक तरह से भारत में ये जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब भारतीय राजनीति हु विंस से हटकर प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है इस पर केंद्रित हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, एक चीज तो हमें समझना होगा, किसी भी देश का जो जियो पॉलिटिक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है, आप अगर बॉर्डर उठा के देख लीजिए, भारत की जितनी भी नेबर कंट्रीज है वो हमेशा से भारत को किसी न किसी रूप से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते अपने इस जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है या पार्लियामेंट में हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म पिछले 11 सालों में किए गए, और जिसका रिजल्ट हम सबको देखने को मिल रहा है, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, कानून भावना के आधार पर नहीं चलता है, और अभी जो विरोध किए जा रहे हैं वो सिर्फ भावना आधारित विरोध किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, लीगली तरीके से काम कर रहा है, और संवैधानिक में उसको प्रोविजन दिए गए हैं। हम सबको पता है कि जो आरपी एक्ट 1950 है उसी के आधार पे वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसमें ऑब्वियसली कि थोड़ा सा और, चूंकि बेसिकली अगर आप देख लीजिए तो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से स्पीड में कर रहा है, तो कहीं एक दो एग्जांपल ऐसे मिल रहे हैं जहां पे एक्यूरेसी में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। और दूसरा एक चीज है कि देखिए, ऑब्वियसली एक बहुत ही लॉन्ग इंसेंटिव है ये, क्योंकि बैक आप देखिए डोर टू डोर जो मूविंग है, उसके बाद वो किस चीज के लिए किया जा रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जा रहा है, इंक्लूसिवनेस के लिए किया जा रहा है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। और अभी जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, जिस तरीके से पूरे देश में हर सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है, क्योंकि देखिए हमें रिफॉर्म और परफॉर्म का जो एक समय है वो यही समय है, क्योंकि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था जो पहुंचे हैं, ऑब्वियसली कि इसे रिफॉर्म का ही देन है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें और तेजी गति से बढ़ेगी, तभी आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए आपको सब सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जी रामकृपाल जी, दो लाइनों में अगर आप जाते जाते हम आगे के रास्ते की बात करें, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं हम डेवलप्ड नेशन का सपना देख रहे हैं 2047 तक, उसमें इस तरह के रिफॉर्म्स कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है। और देखिए, कोई भी जिंदा समाज, अगर जिंदा लोकतंत्र है तो लगातार उसमें सुधार होता रहता है, सुधार होंगे। हाँ, जब भी सुधार होंगे तब मान के चलिए आप उसका विरोध भी होगा। दुनिया में जितने भी रिफॉर्म हुए हैं उस समय, क्योंकि समाज का एक तबका होता है, कुछ निहित स्वार्थी लोग होते हैं जो इसमें यथास्थितिवाद के शिकार होते हैं, और दूसरी चीज वो गलत तरीकों से कुछ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, तो वो हमेशा एक विरोध होगा। लेकिन सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी, और निश्चित मैं बहुत आशावादी हूं कि बिल्कुल आज से जो कल आएगा वो बेहतर ही होगा। और ये जो अशुद्धि की प्रक्रिया है ये निरंतर रहेगी, ऐसा नहीं है कि इस बार हो रही है 2025 में तो नहीं होगी। बदलता समाज, हमारे यहाँ क्या यंग पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, गांव से शहरों की तरफ जा रही है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस बदल रहे हैं, दो जगह उनके नाम हैं, तो ये सब होने चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ समय ही पूरा हो गया। रामकृपाल जी आपका, ओपी रावत जी आपका, डॉक्टर मनोज कुमार, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की बहस और हमारी इस चर्चा का सार जो निकला है वो साफ है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट नहीं बल्कि उसके वोट की विश्वसनीयता है, और SIR और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उसी विश्वसनीयता को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमने सुना कि वोटर लिस्ट की सफाई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, ये विश्वास की मरम्मत है,
ये लोकतंत्र की रीढ़ को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है और ये भी कि चुनाव सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है जिसमें हर नागरिक, हर BLO, हर पोलिंग स्टेशन, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की भूमिका है। अगर इस देश के 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी ये भरोसा महसूस करे कि मेरी पहचान सही दर्ज है, मेरा नाम सही सूची में है और मेरा वोट सही जगह पहुंचेगा, तो यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। तो हमें एक तरह से चर्चा यही याद दिलाती है कि सुधार सिर्फ नियमों से नहीं, सोच से आते हैं और उम्मीद है कि भारत अब उस सोच की तरफ बढ़ रहा है जहां चुनाव विवाद नहीं, भरोसे का त्योहार बने। मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।